न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से हटने का रूस ने लिया फैसला। गेहूं की कीमतों में हुआ इजाफा। भारत ने उठाया खाद्य सुरक्षा का मुद्दा। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। देश को वैश्विक नेतृत्व में शामिल करना मकसद। कुल 12 तरह के होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक की हुई शुरुआत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत रखी गई थीम। संथानम समिति की सिफारिशों पर हुआ था सीवीसी का गठन। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर इस बुलेटिन को आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए। यहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। चलिए खबर शुरू करें। बीते दिनों रूस ने BSGI यानी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से हटने का फैसला लिया है। इसके चलते वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में इजाफा हुआ है। BSGI को UN, रूस, तुर्की और यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद जरूरी खाने की वस्तुओं की कीमतें कम रखना, साथ ही अकाल जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे देशों को अनाज मुहैया कराना था। इसमें जरूरी कृषि उत्पाद यूक्रेन के कई पोर्ट से निर्यात किए जाते हैं। गौरतलब है कि इस पहल में UN और तुर्की भी अहम भूमिका में हैं। UN के मुताबिक सिविलियन कार्गो शिप्स को मिलिट्री मामलों में टारगेट नहीं किया जा सकता। खाद्य आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। भारत ने UN में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए इस पहल को जारी रखने की बात कही है। रूस का तर्क है कि ये पहल 19 नवंबर को एक्सपायर होने वाली है। ऐसे में जब इसे रिन्यू किया जाए तो रूस के अनाजों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं। आपको बता दें कि ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच स्थित सागर है। इसके उत्तर में यूरोप, पूर्व में कॉकेसस, दक्षिण में अनातोलिया और पश्चिम में बाल्कन क्षेत्र है। इसकी तटीय सीमाएं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की से लगती हैं। इसी में रूस यूक्रेन के बीच विवादित क्षेत्र क्रीमिया स्थित है। ब्लैक सी के पूर्व में कर्च जल संधि है जो इसे अजोव सागर से जोड़ती है। वहीं पश्चिम में बॉस्पोरस की जल संधि है जो इसे मरमरा सागर से जोड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने NTTM यानी नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें स्पेशलिटी फाइबर्स, स्मार्ट टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल और जियो टेक्सटाइल से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। गौरतलब है कि टेक्निकल टेक्सटाइल को उनकी टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए निर्मित किया जाता है। इसमें कपड़ों की सुंदरता जैसे फीचर्स को शामिल नहीं किया जाता। इन्हें कुल 12 कैटेगरीज में बांटा गया है। इनमें एग्रोटेक, ऑकोटेक, बिल्डटेक, मेडिटेक, जियोटेक, क्लॉथ टेक, मोबिल टेक, होम टेक, स्पोर्ट्स टेक, इनटेक, प्रोटेक, पैकटेक शामिल हैं। इनका प्रयोग कृषि, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, स्पोर्ट्स वियर, स्वास्थ्य और बुलेट प्रूफ जैकेट्स में किया जाता है। भारत सरकार ने भारत को इन टेक्सटाइल के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने के मकसद से ये मिशन लॉन्च किया था। इसे 4 सालों में 2020-21 से लेकर 2023-24 के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें 4 कंपोनेंट पर फोकस किया गया है। पहला कंपोनेंट है रिसर्च, नवाचार और विकास। दूसरा है प्रमोशन और मार्केट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। तीसरे में एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कही गई है। वहीं चौथा एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक की शुरुआत की है। ये 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत रखी गई है। इसके तहत नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा शपथ का प्रावधान किया गया है। साथ ही नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। CVC का गठन 11 फरवरी 1964 को के संथानम समिति की सिफारिशों पर किया गया था। यह एक शीर्ष सतर्कता संस्था है। इसका मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और जन प्रशासन में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना है। यह आयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। अपने मूल रूप में CVC न तो एक सांविधिक संस्था है और न ही संवैधानिक है। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के जरिए सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। किसी भी इंक्वायरी को करते वक्त इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। CVC अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने पेश किया जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है, वहीं 2 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर श्री सुरेश N. पटेल हैं।
इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2018 में यूपीएससी द्वारा एनडीए की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिशों पर किया गया था? संथानम समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति या फिर नरसिम्हन समिति? इसका सही जवाब है संथानम समिति। 1 नवंबर को जोजिला डे का आयोजन किया गया। इसे लद्दाख के द्रास में जोजिला वॉर मेमोरियल में आयोजित किया गया। इसका मकसद साल 1948 में इंडियन ट्रूप्स द्वारा ऑपरेशन बायसन में दिखाए गए शौर्य को सेलिब्रेट करना होता है। ऑपरेशन बायसन को पाकिस्तानी हमलावरों से जोजिला दर्रे को मुक्त कराने के लिए लॉन्च किया गया था। जोजिला डे इंडियन आर्मी के नेवर से डाई एटीट्यूड और अदम्य साहस का प्रतीक है। ऑपरेशन बायसन में ही पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंक्स का प्रयोग किया गया था। शुरुआत में इसे ऑपरेशन डक नाम दिया गया, जिसे बाद में लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने बदलकर ऑपरेशन बायसन किया था। गौरतलब है कि जनरल के.एम. करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। आपको बता दें कि जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह समुद्र से तकरीबन 11,601 फीट की ऊंचाई पर है। यह जास्कर श्रेणी में आता है। श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता इसी दर्रे से होकर गुजरता है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है? रूस, यूक्रेन, तुर्की या फिर बुल्गारिया? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन बायसन इंडियन बायसन के संरक्षण के मकसद से लॉन्च किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति के द्वारा की गई थी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति समिति एक सांविधिक निकाय है। मुद्रास्फीति पर छमाही रिपोर्ट प्रकाशित करना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए स्वैच्छिक है। भारतीय रिजर्व बैंक पर खुदरा मुद्रास्फीति के नियंत्रण का लक्ष्य एक सांविधिक उत्तरदायित्व है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल 1 और 3। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि 6 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी करना भी आरबीआई की कानूनी जिम्मेदारी है। अगला सवाल मैंने पूछा था, प्रायः खबरों में रहने वाला ग्लाइफोसेट क्या है? प्रवालों की एक नई प्रजाति, प्रतिजैविक दवा, पीड़कनाशी, शाकनाशी? सही जवाब है विकल्प डी, यानी शाकनाशी। उम्मीद है आज पूछे गए सवालों का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा हो, अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक से तैयारी कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।